हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में आज हम क्वेश्चन बैंक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी जो क्वार्टरली एग्ज़ाम में क्वेश्चन बैंक से जो पेपर आने वाला है, तो उस क्वेश्चन बैंक में कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाली फर्स्ट यूनिट में हमने उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए। आज हम सेकंड यूनिट के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। उसमें जो सेकंड यूनिट है वो हमारी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से रिलेटेड है। अब पुनर्गठन किस किस कंडीशन में होता है? या तो उनका जो लाभ विभाजन अनुपात है वो बदल जाता है, या एक नया साझेदार प्रवेश करता है, या पुराना साझेदार फर्म छोड़कर चला जाता है। ऐसी कंडीशन में फर्म का पुनर्गठन होता है। अभी जो सेकंड यूनिट है हमारी वो है या तो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन या फिर एक नए साझेदार के प्रवेश से रिलेटेड हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ही है आपके जो क्वेश्चन बैंक की जो सेकंड यूनिट है उसमें पहला ही क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि ए और बी ये एक फर्म में पार्टनर है। ठीक है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, मतलब 3:2। तो उसको हम इस प्रकार से लिखते चलेंगे, ए और बी, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। अब उन्होंने क्या किया, एक नया साझेदार सी को शामिल किया। अब नया पार्टनर कौन बन गया? सी। नया पार्टनर सी। अब सी को ए ने अपने लाभ का 1/15 हिस्सा सी के पक्ष में छोड़ता है, और जो बी है वो अपने लाभ का 2/15 हिस्सा वो सी के हिस्से में छोड़ता है। हमें क्या करना है? नया अनुपात ज्ञात करना है। भाई उन्होंने ए और बी 3:2 उनका रेशो है, उन्होंने सी को साझेदार बनाया, तो सी को कितना हिस्सा दिया जाएगा? तो जो ए है, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करना है? नया अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हम निकालेंगे त्याग, निकालेंगे कि ए का त्याग कितना है। ठीक है, तो ए का त्याग, ए का त्याग मतलब ए और बी दोनों ने सी के लिए कितना त्याग किया है? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ए ने कितना त्याग किया है? अपने लाभ का, अपने लाभ का मतलब ए का लाभ कितना है? 3/5 का 1/15। इसी प्रकार से बी का त्याग कितना होगा? तो बी का त्याग है 2/5 का 2/15। ये क्या आ जाएगा? उनका त्याग आ जाएगा। अब गुणा का चिन्ह है, कैसे हल करेंगे? जब भी बीच में गुणा का चिन्ह हो तो ऊपर ऊपर की संख्याओं का गुणा कर दो, नीचे नीचे की संख्याओं का आपस में गुणा कर दो। 3 और 1 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 5 और 15 का करेंगे 15×5 = 75। इसी प्रकार से 2 और 2 का करेंगे, 2 दूनी 4, और 15 और 5 का करेंगे तो 15×5 = 75। ये क्या आ गया? उनका त्याग आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हमें निकालना है नया अनुपात, निकालना है। भाई हमारे से प्रश्न में तो उन्होंने यही पूछा है कि आपको क्या ज्ञात करना है? नया अनुपात ज्ञात करना है। तो नया अनुपात ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? पुराना अनुपात ऋण त्याग। भाई जो उनका पुराना था उसमें से उन्होंने जितना त्याग किया है सी के लिए वो उसमें से हटा देंगे, तो वो जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा उनका नया अनुपात होगा। तो ए का पुराना कितना है? 3/5। त्याग कितना है? 3/75। बी का पुराना है 2/5 और त्याग कितना है? 4/75। और सी, अब सी का हिस्सा कितना आ जाएगा? तो भाई सी के लिए ए ने कितना त्याग किया? 3/75, और बी ने कितना किया? 4/75। ये दोनों जुड़ जाएगा, 3/75 और 4/75। तो ये उसका नया हिस्सा आ जाएगा। कर लेते हैं। 5 और 75 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 75 ही आएगा। 5 का 75 में भाग देंगे, 15 बार जाएगा, और 15 का 3 में गुणा करेंगे, 15×3 = 45। फिर ऋण का चिन्ह लगाएंगे, 75 का 75 में भाग देंगे एक बार, और 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 एकम 3। 45 में से 3 गया तो कितना बचा? 42/75। फिर 5 और 75 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? भाई छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग चला जाए, इसका मतलब कि दोनों का एलसीएम बड़ी संख्या होगी।
तो 5 और 75 का एलसीएम 75 क्यों, क्योंकि 5 का 75 में भाग चला जाता है 15 बार। तो 5 और 75 का एलसीएम 75 हो गया। 5 का भाग दो 75 में 15 बार गया। 15 का गुणा करो 2 में, 15 दूनी 30। फिर 75 का 75 में भाग दिया एक बार और 1 का गुणा किया 4 में, 4 एकम 4। 30 में से 4 गया, कितना बचा 26/75। अब सी का हिस्सा कितना है 3/75 और 4/75। ये जो ए और बी ने त्याग किया है इसको जोड़ देंगे, प्लस का चिन्ह है। जब हर समान हो तो यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर की संख्याओं को जोड़ दो। हर यदि समान होगा तो यहाँ भी 75 यहाँ भी 75, तो 3 और 4 को हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया 7/75। यहाँ भी 75 यहाँ भी 75 यहाँ भी 75, मतलब 42, 26 और 7। तो हमारे पास जो नया रेशो आ गया 42, 26 और 7, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो त्याग निकालो, पुराने में से त्याग घटा दो तो नया अनुपात आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, अजय और विजय, इसको भी हम कर लेते हैं। तो अजय और विजय ये दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग कितना है 3:2। अब उन्होंने संजय को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। अब इसमें जो संजय है, संजय ये क्या हो गया नया साझेदार, और उसको उन्होंने 1/5 भाग के लिए क्या किया है साझेदार बनाया है। जो अपना हिस्सा अजय और विजय से बराबर बराबर प्राप्त करता है। ये जो संजय है वो जो 1/5 हिस्सा वो अजय और विजय से बराबर बराबर प्राप्त करता है, मतलब 1/5 का आधा अजय से और 1/5 का आधा विजय से प्राप्त करता है। इसका मतलब यहाँ पर यदि हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले जैसे अभी पुराने प्रश्न में हमने त्याग निकाला था, तो हम निकालते हैं अजय का त्याग। तो अजय का त्याग कितना आएगा भैया, ये जो संजय है वो अपने 1/5 का, मतलब इसमें लिखा है ना कि जो अपना हिस्सा अजय और विजय से कैसा ले रहा है बराबर बराबर ले रहा है। इसका मतलब 1/5 दोनों से बराबर बराबर मतलब आधा आधा, तो 1/5 का आधा मतलब 1/2 किससे ले रहा है अजय से। तो अजय का त्याग कितना हो गया 1/5 का 1/2। इसी प्रकार से विजय का त्याग कितना होगा, विजय का त्याग 1/5 का 1/2। अभी हमने किया था कि गुणा यदि हो तो ऊपर ऊपर की संख्याओं का आपस में गुणा कर दो, नीचे नीचे की संख्याओं का गुणा कर दो। 1 एकम 1, 5 दूनी 10, 1 एकम 1 और 5 दूनी 10। ये बराबर का उनका क्या आ गया त्याग आ गया। अब त्याग यदि हमें मिल गया है तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, नया अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो नया अनुपात बराबर वही फॉर्मूला लगाएंगे, पुराना ऋण त्याग। भाई पुराने में से उन्होंने जो संजय के लिए त्याग किया है वो हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा नया आ जाएगा। तो अजय, ठीक है, तो अजय का नया पुराना कितना है 3/5, त्याग कितना है 1/10। विजय, विजय का पुराना कितना है 2/5, उसका त्याग कितना है 1/10। और संजय का हिस्सा तो पहले ही बता दिया है कि संजय को कितने हिस्से के लिए साझेदार बनाया है 1/5 हिस्से के लिए बनाया है। अब इसको हल करेंगे 5 और 10। अभी मैंने बताया 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, आप बड़ी संख्या को देख लो 10 है, 5 का भाग 10 में चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है। इसका मतलब 5 और 10 में एलसीएम क्या आएगा 10 आएगा। 5 का भाग 2, 5 दूनी 10, 2 आया, 2 का 3 में गुणा कर दो, 2 3 6। 10 का 10 में भाग दिया 1 और 1 का 1 में गुणा किया 1, 6 में से 1 गया तो 5/10। इसी प्रकार से 5 और 10 का एलसीएम 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 10 एकम 10, 1 एकम 1, 3/10। अब भाई अजय के हर में भी 10 आ रहा है, विजय के हर में भी 10 आ रहा है, संजय का हर 10 नहीं है। यदि इसको 10 करना हो तो ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि हर 10 आ जाए। तो 5 में कौन सी संख्या का गुणा करेंगे 2 का, तो 2 का केवल हर में नहीं ऊपर नीचे दोनों में करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, मतलब ये आ जाएगा बराबर बराबर आ जाएगा। तो भाई
अब बोलोगे कि सर ऐसा क्यों कर दिया आपने मन से? भाई ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया तो क्या आ गया 2/10। अब इसको तुम काटो तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 1/5, बात एक ही। ठीक है, तो इनको बराबर करने के लिए, यहाँ हर को बराबर करने के लिए हमने एक ऐसी संख्या ले ली जिसका ऊपर नीचे दोनों गुणा करने से ये बराबर हर हो गया। तो अब हमारा नया अनुपात क्या आ गया 5/10, 3/10, 2/10, जिसको हम लिख सकते हैं 5:3:2। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, जो उन्होंने हमारे से पूछा है कि नया अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रानू, भानु और सानू ये 3 पार्टनर हैं, इसको भी हम कर लेते हैं। रानू, भानु और सानू ये 3 पार्टनर हैं जो समान अनुपात में साझेदार है। इसका मतलब कि तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 1:1:1। समान का मतलब होता है 1:1:1। वे भविष्य में लाभ हानि 3-2-1 में बांटने का निर्णय लेते हैं। भाई ये तो हो गया उनका ओल्ड। अब भविष्य का मतलब कि उन्होंने अपना नया लाभ विभाजन अनुपात क्या रखने का निश्चय कर लिया 3:2:1। अब नया अनुपात रखने से क्या होगा, किसी को प्राप्ति होगी और किसी को त्याग होगा। मतलब कोई छोड़ेगा कुछ हिस्सा और कोई हिस्सा क्या करेगा प्राप्त करेगा। तो वो हमें यहाँ पर त्याग और प्राप्ति निकालना है। तो या तो आप प्राप्ति अनुपात लगा सकते हो फार्मूला उसका, या फिर त्याग अनुपात का फार्मूला लगा सकते हो। तो हम यहाँ पर किसका फार्मूला लगाएंगे, त्याग अनुपात का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो त्याग अनुपात बराबर, ये दोनों सूत्र आपको याद होना चाहिए। त्याग कब होगा, जब पुराना ज़्यादा होगा और नया कम होगा। मतलब पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात, मतलब पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, त्याग निकल आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि रानू का पुराना कितना है भाई, तीनों 3 थे तो 1/3, 1:1:1 है। मतलब तीनों को जोड़ देंगे 1 2 3, 1/3 1/3 1/3, तीनों का बराबर बराबर है। चलो हम साथ में लिख देते रानू, भानु और सानू, इसका भी 1/3 और इसका भी 1/3 पुराना। अब नया क्या है, नया है रानू का 3/6, इसका 2/6 और इसका 1/6। हल करेंगे 3 और 6, बड़ी संख्या क्या है 6 है, 3 का भाग चला जाता है तो इसलिए एलसीएम क्या मानेंगे हम 6 मान लेंगे। 3 का भाग 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 3, 6 का भाग 6 में दिया एक बार और 1 का 3 में गुणा किया 3। अब 2 में से 3 घट रहा है क्या, नहीं घटता। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, तो 2 में से 3 नहीं घट रहा। हमने फॉर्मूला लगाया है त्याग अनुपात का, मतलब कि पुराने में से नया घट जाना चाहिए। मतलब पुराना ज़्यादा होगा और नया कम होगा तो क्या आएगा, त्याग आएगा। अब यहाँ पर त्याग आ रहा है, ये घट रहा है क्या, नहीं घट रहा है। इसका मतलब कि रानू ने त्याग नहीं किया है। दूसरा देख लेते हैं हम, इसमें आएगा 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 6 एकम 6 2। अब इसका तो 0/6 आ रहा है, मतलब इसने न तो त्याग किया है न प्राप्ति की है। मतलब जो भानु है उसने न तो त्याग किया न प्राप्ति, मतलब उसका पुराना है अनुपात वैसा का वैसा है। सानू का देख लेते हैं, इसका 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 6 एकम 6 1। हाँ, ये 2 में से 1 घट रहा है, मतलब 1/6 जो आया है ये क्या आ गया, ये आ गया उसका त्याग। अब यहाँ पर भी जो नहीं घट रहा है, जो घट गया, हमने फॉर्मूला जिसका लगाया है त्याग का लगाया है, जो घट गया पुराने में से नया घट गया तो वो होगा त्याग। और जो नहीं घटा वो, जैसे यहाँ 2 में से 3 नहीं घट रहा है तो ये क्या मानेंगे, इसको प्राप्ति मानेंगे। तो ये 1/6 जो आ रहा है ये क्या होगी, प्राप्ति होगी। हमारे से क्या पूछा उन्होंने, लाभ प्राप्ति और त्याग अनुपात की गणना करो। तो अब बता दो सानू ने क्या किया है त्याग और रानू ने क्या की है प्राप्ति, तो आप आंसर लिख दो। सानू का त्याग, ये लिखना पड़ेगा, सानू का त्याग 1/6 और रानू की प्राप्ति 1/6। भाई सानू ने 1/6 हिस्सा त्याग किया और रानू ने 1/6 हिस्सा क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ये 4 पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा है, जो समान अनुपात में लाभ को बांटते हैं। मतलब इनका भी लाभ का हिस्सा कैसा है, बराबर है, मतलब 1:1:1 है। वे भविष्य में लाभ को 5, 4, 3, 2 में बांटते हैं। तो ये हो गया ओल्ड, अब 5, 4, 3 और 2, ये क्या आ गया, उनका न्यू रेशो आ गया। उन्होंने अपना भविष्य में लाभ विभाजन अनुपात बदल लिया। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या निकालना है, त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात, जैसे अभी हमने किया था। तो हम यहाँ पर वही फार्मूला लगाएंगे जो अभी हमने लगाया था, कौन सा, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। बस कौन है, सबसे पहले ए है, पुराना कितना है, ए का 1/4, बी का 1/4, सी का 1/4 और डी का 1/4। भाई सभी बराबर बराबर थे तो 4 का 4, मतलब 1/4 1/4 1/4। अब इसमें से उनके क्या घटा दो, नए वाले घटा दो। टोटल हिस्सा कितना हो गया, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, तो 5/14, फिर 4/, चलो इसको हम फिर से लिख देते हैं, ए बी सी और डी, 1 1 1 1, 5 4 3 2। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं त्याग अनुपात, क्या लगाएंगे हम, हाँ त्याग अनुपात का फार्मूला लगाएंगे। त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। ठीक है। अब ए का पुराना 1/4, बी का पुराना 1/4, सी का पुराना 1/4 और डी का पुराना 1/4, समान था। अब नया, तो नया क्या है, अभी हमने 5/14, 4/14, 3/14 और 2/14 को हल करेंगे। अब देखो 4 और 14, इसमें बड़ी संख्या क्या है, 4 और 14 में बड़ी संख्या 14 है। तो क्या 14 में 4 का भाग चला जाता है, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 14 नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, तो इसलिए 14 और 4 का आपस में गुणा कर दो। 14 और 4 का आपस में गुणा करेंगे, क्या आएगा, 14 चौकू 56। तो हमारा जो एलसीएम क्या आ गया, 56 आ गया। अब यदि आपस में इनका गुणा किया है तो फिर आप त्रियक गुणा कर दो। 14 का 1 में करो, 14 एकम 14, और 4 का 5 में करो, 4 पंजे 20। इसी प्रकार से ये 56 आया, 14 एकम 14, 4 चकू 16। इसी प्रकार से इसका भी 56 आया, 14 एकम 14, 4 तिया 12। इसका भी आया 56, 14 और 4 दोनों 8। ठीक है। अब हल करेंगे। हल करते समय आपको एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेना है, याद रख लेना है कि जो घट जाएगा वो त्याग, जो नहीं घटेगा वो प्राप्ति। क्या 14 में से 20 घट रहा है, नहीं घट रहा है। कितना अंतर है, 6/56, तो ये क्या होगी, प्राप्ति। सीधा यहीं लिखते चले जाओ। 14 में से 16 घट रहा है, नहीं घट रहा है। कितना अंतर है, 2/56, ये भी होगी प्राप्ति। 14 में से 12 घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है, 2/56, तो ये क्या होगा, त्याग। हमने क्योंकि त्याग का फॉर्मूला लगाया है, जो घटेगा वो त्याग आएगा, जो नहीं घटेगा वो प्राप्ति आएगी। 14 में से 8 गया, 6/56, तो ये भी घट गया और इसलिए ये क्या होगा, त्याग होगा। बस हमारे से यही पूछा है कि त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात बताओ। आप लिख दो, सी का त्याग 2/56 और डी का त्याग 6/56। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। सी का त्याग
2/56, डी का त्याग 6/56, फिर ए की प्राप्ति, ए ने कितना प्राप्त किया 6/56 और बी की प्राप्ति 2/56। देखो जितना त्याग है उतना ही प्राप्ति है क्या, 2/56 और 6/56 8/56 और 2/56 और 6/56 8/56। जितना त्याग है उतना ही क्या हो गया, प्राप्ति हो गई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम। ए बी सी, ए बी और सी ये 3 पार्टनर हैं और वो 4, 3 और 2 अनुपात में लाभ को बांटते हैं। अब वो भविष्य में अपना अनुपात क्या कर रहे हैं, 2:2:1। ये हो गया ओल्ड और ये हो गया न्यू, वो अपना रेशो बदल रहे हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या निकालना है, प्राप्ति और त्याग का अनुपात ज्ञात करो। बस वैसा का वैसा सेम जैसे अभी हमने किया है वैसा ही हमें करना है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। भाई त्याग तो तभी होगा ना जब पहले ज़्यादा मिल रहा था, नया कम मिल रहा है, तभी तो त्याग होगा। सबसे पहले ए का पुराना कितना है 4/4, 3 7 और 2 9। बी का पुराना 3/9, सी का पुराना 2/9। अब इसमें से घटाएंगे, नया क्या है 2 2 1, 2/5 2/5 1/5, 2/5 2/5 1/5। हल कर लो। 9 और 5 में बड़ी संख्या 9 है, क्या 5 का भाग 9 में जाता है, नहीं जा रहा है। तो फिर क्या करेंगे, 9 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 9 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई किया, गुणा किया तो 9 45। फिर यदि आपस में इनका गुणा किया है तो इनका तिर्यक गुणा कर दो, 5 चौका 20 और 9 दूनी 18। इसी प्रकार से इसका भी कर दो, 5 तिया 15, 9 दूनी 18। इसका भी 5 दूनी 10 और 9 एकम 9। अब देखो, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो घट जाएगा वो त्याग, जो नहीं घटेगा वो प्राप्ति। 20 में से 18 घट गया, बिल्कुल घट गया, 2/45, ये क्या आ गया त्याग। 15 में से 18 घट रहा है क्या, नहीं घट रहा है, कितना अंतर है 3/45, ये होगी प्राप्ति। 10 में से 9 घट गया, बिल्कुल घट गया, 1/45, ये होगा त्याग। जो घट गया वो त्याग, जो नहीं घटा वो प्राप्ति। अब आंसर पूछा है हमारे से कि प्राप्ति और त्याग बताओ। आप आंसर यहाँ लिख दो या आप उधर भी लिख सकते हैं, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं लिख देता हूँ कि ए का त्याग कितना है, ए का त्याग 2/45। फिर सी का त्याग 1/45 और बी की प्राप्ति, जितना त्याग 2/45 और 1/45 कितना हो गया 3/45, तो बी की प्राप्ति कितनी है 3/45। ये देखो 3/45 आ गया, मतलब जितना त्याग अनुपात बराबर प्राप्ति अनुपात होता है, तो जितना त्याग होगा उतनी प्राप्ति होगी। तो देखो इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो 3/45 होता है त्याग, तो 3/45 प्राप्ति भी हो रही है। ये भी हो गया। अब चलते हैं, यहाँ तक हो गए हमारे त्याग, मतलब हमें नया अनुपात कैसा निकालना होता है ये हमने सीख लिया। अब हम देखने वाले हैं ख्याति की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो यहाँ पर ख्याति के लिए दिया है कि एक फर्म का 5 वर्षों का लाभ दिया गया है, ठीक है, 2019, 20, 21, 22 और 23 का। 5 साल के औसत लाभ, अब हमें क्या करना है 5 साल का औसत निकालना है, उसके 4 वर्षों के क्रय के आधार पर फर्म की ख्याति की गणना करना है। मतलब औसत लाभ विधि से हमें ख्याति की गणना करना है। तो कर लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ख्याति की गणना करने के लिए औसत लाभ निकालना पड़ेगा। तो नंबर 1 पर हम सबसे पहले करने वाले हैं औसत लाभ, ठीक है। तो औसत लाभ मतलब एवरेज प्रॉफिट। औसत लाभ का फॉर्मूला क्या है, गत
5 वर्षों के लाभ का योग। पिछले 5 साल जितना भी लाभ हुआ है वो सारे 5 साल के लाभों को क्या कर दो, जोड़ दो और वर्षों की संख्या का भाग दे दो। वर्षों की संख्या, भाई वर्षों की संख्या मतलब कितने साल है, 5 साल है, 5 का भाग दे देंगे। अब हम चलो इसको हम ऐसा अब बढ़ाते हैं। गत 5 वर्षों के लाभ का योग। 5 वर्ष के लाभ कौन कौन से हैं? 2019 में 4 लाख, ठीक है। फिर 2020 में 3,98,000, 2021 में 4,50,000, 2022 में 4,45,000 और 2023 में 5 लाख। ये हो गया हमारा 5 साल का लाभ। इसमें इसका भाग देंगे वर्षों की संख्या, कितने साल हो गए, जितने हमने 1 2 3 4 5 साल, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ दो और 5 का भाग दे दो। इनको जोड़ेंगे 4 3 7 4 11 4 15 और 5 20, 20 और 50 और 45, 5 इसमें से निकाल के इसमें कर देंगे 50 50 100 हो जाएगा, मतलब 20 और 1 21, 21,93,000। तो 21,93,000 पिछले 5 सालों का जो लाभ है वो कितना हुआ, 21,93,000। उसमें हमने 5 का भाग दिया, तो 5 का भाग देने पर क्या आया, 5 का 20, फिर 19 हो गया, 5 तिया 15, 43 हो गया, 5 8 40, 30 हो गया, 5 6 30, मतलब ये कितनी बार घट गया, 4,38,600, 4,38,600। ये क्या आ गया, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट, मतलब ये आ गया हमारे पास औसत लाभ। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, 5 साल के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो ख्याति बराबर, ख्याति कैसे निकलेगी, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष। आपको फार्मूले भी लिखना है, ठीक है। ख्याति निकल आएगी, औसत लाभ कितना आया, 4,38,600 और क्रय के वर्ष, यदि ये 4 वर्षों के क्रय के आधार पर, ये क्रय के वर्ष मतलब 4, इनका आपस में गुणा कर देंगे, 4 0 0 4 0 0 4 6 24, तो आया 4 8 32 और 2 34, 3 आया, 4 तिया 12 और 3 15, 1 आया, 4 चौकू 16 और 1 17, 17,54,400 रुपये। मतलब ये क्या आ गई, ये आ गई आपकी ख्याति, ये आ गया हमारा आंसर। हमारे से क्या पूछा है, फर्म की ख्याति की गणना कीजिए। तो फर्म की ख्याति की गणना इस प्रकार से आ गई, 17,54,400, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फर्म का औसत लाभ है 66,000, मतलब यहां पर हम लिखेंगे औसत लाभ। औसत लाभ मतलब एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। पूंजीकरण की दर है 12%, पूंजीकरण की दर। भाई पहले तो प्रश्न के अंदर उन्होंने जो दिया है उस चीजों को लिख लो। फिर ये फर्म की विविध संपत्तियां और दायित्व दिए गए हैं तो हम यहां लिख देते हैं विविध संपत्तियां। कितनी दी गई है, 7,50,000। फिर विविध
दायित्व दिए गए हैं 3,50,000। ठीक है, ये चारों चीज़ें प्रश्न के अंदर दी गई है। अब हमें क्या करना है, ख्याति की गणना करना है। क्या निकालना है हमें, ख्याति निकालना है। ख्याति निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो पूंजीकरण दे दिया, मतलब कौन सी विधि से निकालेंगे हम, पूंजीकरण विधि से निकालेंगे। पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना। ठीक है, तो पूंजीकरण विधि में दो प्रकार से पूंजीकरण होता है, एक अधिलाभ का पूंजीकरण होता है और एक औसत लाभ का पूंजीकरण होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे अधिलाभ के पूंजीकरण से ख्याति की गणना करने वाले हैं। ठीक है, तो अधिलाभ का पूंजीकरण। ठीक है, अधिलाभ के पूंजीकरण से ख्याति की गणना करना है। तो अधिलाभ का पूंजीकरण कैसे होगा, अधिलाभ गुणित 100 बटे लाभ की दर या पूंजीकरण की दर, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, लाभ की दर भी लिख सकते हो और आप पूंजीकरण की दर भी लिख सकते हो। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अधिलाभ निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर अधिलाभ हमें मालूम है क्या, औसत लाभ दिया है, पूंजीकरण की दर दी है, विविध संपत्तियाँ दी है, विविध दायित्व दिए हैं। अब हमने पूंजीकरण विधि से, तो पूंजीकरण विधि दो प्रकार की, एक अधिलाभ का पूंजीकरण, दूसरा औसत लाभ का पूंजीकरण। तो अधिलाभ के पूंजीकरण में अधिलाभ है क्या, यहाँ पर इस जो दिया है उन्होंने, यहाँ अधिलाभ दिया ही नहीं है, तो अधिलाभ कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पर यदि अधिलाभ का फॉर्मूला लगाएंगे, अधिलाभ बराबर औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ। औसत लाभ दिया है क्या, 66,000 दिया गया है। सामान्य लाभ है क्या, नहीं है। तो सामान्य लाभ कैसे आएगा, तो सामान्य लाभ कैसे निकालता है, विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100, तो सामान्य लाभ आ जाएगा। तो अब हमारे पास विनियोजित पूंजी दी गई है क्या, नहीं दी गई है। तो विनियोजित पूंजी कैसे निकलती है, तो आप लेखांकन समीकरण बनाया है। लेखांकन समीकरण क्या बोलता है कि संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व। अब यहाँ दिया है संपत्तियां दिए, दायित्व दिए, तो ये संपत्तियों में से दायित्व को घटा दोगे तो क्या निकल आएगी, पूंजी निकल आएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पूंजी बराबर संपत्तियां 7,50,000 और दायित्व 3,50,000, तो कितना बचा, 4 लाख रुपए। मतलब हमारे पास जो पूंजी है वो कितनी आ गई, 4 लाख रुपए की पूंजी आ गई। अब सामान्य लाभ निकाल लो। ठीक है, तो यदि हम इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, 3,50,000। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं पूंजी। तो पूंजी कैसे निकलेगी, विविध संपत्ति ऋण विविध दायित्व। विविध संपत्ति है 7,50,000, ये है 3,50,000, तो पूंजी आ गई 4 लाख। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सामान्य लाभ। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं सामान्य लाभ। सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100। विनियोजित पूंजी निकली कितनी, 4 लाख।
लाभ की दर कितनी दी गई है, जो पूंजीकरण की दर है वही लाभ की दर है 12/100। ये कितना आ जाएगा, 12 चौक 48,000। ये क्या आ गया, सामान्य लाभ आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अधिलाभ निकालना है। तो अधिलाभ बराबर औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ। औसत लाभ प्रश्न में दिया है कितना है, 66,000। सामान्य लाभ अभी निकला हमारा 48,000 रुपये। कितना आ गया, ये 18,000 आ गया। तो जो अधिलाभ है वो कितना आ गया, 18,000 आ गया। अब यहाँ पर यदि आप करोगे तो अधिलाभ के पूंजीकरण से तो 18,000 अधिलाभ आ गया, गुणित 100 बटे लाभ की दर कितनी है 12, 12 एकम 12, 6 बचा 12 पंजे 60, 1500 गुणित 100 1,50,000। ये आ गई आपकी ख्याति। ये क्या आ गई, ये क्या, अधिलाभ के पूंजीकरण से क्या निकाला हमने, ख्याति निकाली। ये आ गई हमारी ख्याति, 1,50,000 रुपये ख्याति आ गई अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से। ठीक है, तो अधिलाभ के पूंजीकरण के लिए हमें करना पड़ेगा, अधिलाभ निकालना पड़ेगा। अधिलाभ निकालने का फॉर्मूला क्या है, औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ। औसत लाभ दिया गया 66,000। सामान्य लाभ कैसे निकलेगा, तो सामान्य लाभ विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100। तो विनियोजित पूंजी यहाँ दी गई है, नहीं, संपत्तियों में से दायित्व घटाएंगे तो पूंजी आ जाएगी, वो आ गई पूंजी 4 लाख गुणित 12/100। तो सामान्य लाभ आ गया 48,000, औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटाया 18,000। बस ये फॉर्मूले में लग दिया, 18,000 गुणित 100/12, 100/12 है ना, ये पूंजीकरण का फॉर्मूला है। ख्याति, अधिलाभ का पूंजीकरण द्वारा ख्याति, यहाँ ऐसा लिख देता हूँ, अधिलाभ का पूंजीकरण द्वारा ख्याति की गणना करना है। तो ये आ गई हमारी 1,50,000 रुपये, ये ख्याति की मूल्य आ गया। और यहाँ हम लिख देते हैं, ये आंसर आ गया हमारा 1,50,000, ख्याति की गणना हो गई। ठीक है, चलो, एक दिया है, एक फर्म की पूंजी है 6 लाख रुपए। नंबर 1, फर्म की पूंजी कितनी दी है, 6 लाख। औसत लाभ दिया है 60,000। औसत लाभ कितना दिया है, 60,000। फिर दिया है व्यापार पर 7.5% आय अपेक्षित है। ये क्या है, लाभ की दर। आय अपेक्षित है मतलब लाभ की दर 7.5%। अधिलाभ के पूंजीकरण मूल्य के आधार पर ख्याति की गणना करो। हमें किस मूल्य पर ख्याति की गणना करना है, अधिलाभ के पूंजीकरण के आधार पर। अब अधिलाभ का पूंजीकरण का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आप लोगों को, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति की गणना। फॉर्मूला क्या आएगा, इसका फॉर्मूला है अधिलाभ गुणित 100 बटे लाभ की दर। अब हमें अधिलाभ चाहिए, अधिलाभ कहाँ से, इसमें दिया है क्या, अधिलाभ नहीं दिया है। अधिलाभ का फॉर्मूला क्या है, औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ। ठीक है, तो अधिलाभ के लिए हमें औसत लाभ तो है, लेकिन सामान्य लाभ कैसे आएगा, तो सामान्य लाभ सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ कैसे आएगा, विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100। पूंजी कितनी है, 6 लाख, गुणित लाभ की दर कितनी है, 7.5% बटे 100। इसको यदि हटाओगे
तो ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो गया 75 हो गया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, ये जीरो से ये जीरो काट दिया, 600 गुणित 75 बचा, तो गुणा करो, 6 पंजे 30, 6 साते 42 और 3 45 और 2 जीरो, ये क्या आ गया सामान्य लाभ आ गया। अब अधिलाभ बराबर औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ। औसत लाभ कितना है 60,000, सामान्य लाभ कितना आया 45,000, अधिलाभ कितना आ गया 15,000। ये फॉर्मूला रख दो, अधिलाभ कितना है 15,000 गुणित 100 बटे लाभ की दर कितनी है 7.5%, तो इधर 10 हो जाएगा और ये दशमलव हट जाएगा। भाई ये दशमलव हटाना है तो उसके अपोजिट साइड में दशमलव का 1 और बाकी के अंक की 0, तो ये दशमलव हटाया तो यहाँ 1 लग गया और बाकी के अंक की 0, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे हम 75 पढ़ेंगे। काट दो इसको, कैसा काटेगा 25 से काट देते हैं, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 पंजे 15, ये हो गया 5,000, बच्चों का 20,000 और 10 कितना जाएगा 2 लाख। ये क्या आ गई ख्याति आ गई, क्या निकल आई ख्याति, कितनी आ गई 2 लाख रुपए निकल आई ख्याति हमारी 2 लाख रुपए। अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति की गणना, तो अधिलाभ गुणित 100 बटे लाभ की दर, तो सबसे पहला पॉइंट क्या चाहिए अधिलाभ, यहाँ अधिलाभ है क्या नहीं। अधिलाभ कैसा निकलेगा, तो औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटाएंगे, तो औसत लाभ तो दिया है लेकिन सामान्य लाभ है क्या नहीं, तो सामान्य लाभ निकालो, विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100, विनियोजित पूंजी कितनी है 6 लाख, 6 लाख गुणित 7.5 बटे 100, ये आ गया 45,000। तो फिर हमने औसत में से सामान्य लाभ घटाया, 60 में से 45 गया 15 आ गया, अधिलाभ 15,000 गुणित 100 बटे 7.5, दशमलव हटाया तो ऊपर आ गया 10, ठीक है। तो 75 इसको काट दिया तो आ गया हमारा ख्याति कितनी आ गई 2 लाख रुपए ख्याति आ गई। चलिए अब आगे दिया है कि अभिषेक और अभिनव एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। अभिषेक और अभिनव, और ये कैसे पार्टनर हैं, ये बराबर के पार्टनर है, मतलब 1:1 में। उन्होंने अरविंद को 1/3 भाग के लिए साझेदार बनाया। अब नया साझेदार आ गया, नया साझेदार अरविंद, और उसको कितना हिस्सा दे रहे हैं 1/3 हिस्सा दे रहे हैं। जो पूंजी के 40,000 देता है, ये जो अरविंद है ये पूंजी कितनी ला रहा है 40,000 रुपये ला रहा है। अरविंद कितनी पूंजी लेकर आ रहा है, भाई नया साझेदार जब फर्म में आता है तो वो पूंजी और ख्याति के लिए प्रीमियम राशि ऐसी 2 चीज़ें लेकर आता है, तो वो पूंजी तो ला रहा है 40,000, लेकिन अपने हिस्से की 12,000 ख्याति लाने में असमर्थ है। जो उसके हिस्से की जो ख्याति है 12,000, वो ये तो ला रहा है लेकिन ये लाने में क्या है वो असमर्थ है। ऐसी कंडीशन में अरविंद के प्रवेश पर आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। हमें क्या करना है जर्नल प्रविष्टि करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे जर्नल प्रविष्टि, चलो सबसे पहले पहली वाली एंट्री क्या होगी, क्या लेकर आ रहा है, नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो पूंजी और ख्याति लाता है। नगद क्या आ रहा है फर्म में, पूंजी आ रही है 40,000 रुपये, सही का निशान लगाया है, 40,000 ला रहा है। इसका मतलब क्या एंट्री होगी, रोकड़ खाता डेबिट अरविंद के पूंजी खाते से। अंग्रेजी में करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू अरविंद्स कैपिटल अकाउंट। कितनी ला रहा है वो
40,000। कैपिटल ब्राउट इन कैश। पूंजी नगद लाया, रोकड़ खाता डेबिट अरविंद के पूंजी खाते से। तो रोकड़ खाता डेबिट अरविंद के पूंजी खाते से, अंग्रेजी में होगा कैश अकाउंट डेबिट टू अरविंद कैपिटल। यदि प्रीमियम भी लेकर आता तो हम यहाँ पर क्रेडिट में लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, लेकिन प्रीमियम नहीं लाया। ठीक है, अब प्रीमियम यदि नहीं लाया है तो भी अब इस कंडीशन में क्या होगा, वो छूटने वाला नहीं है। प्रीमियम की राशि तो पुराने साझेदारों का अधिकार है, क्योंकि वो उसको 1/3 हिस्सा दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, और इसलिए क्या है कि उनको त्याग के लिए चाहिए। तो उसके हिस्से की जो 12,000 की ख्याति है तो उसके नाम से डेबिट हो जाएगी, मतलब अरविंद का पूंजी खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अरविंद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरविंद का पूंजी खाता 12,000 रुपये से डेबिट हो गया। यदि वो प्रीमियम ले आता तो यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट होता 12,000 से, और वही प्रीमियम खाता फिर क्या हो जाता है, यहाँ डेबिट हो जाता, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और अभिषेक और अभिनव में त्याग अनुपात में बढ़ जाता। लेकिन नया नगद नहीं ला रहा है प्रीमियम राशि, तो अरविंद का पूंजी खाता क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे 12,000 से, और किसके खाते में जमा हो जाएगी, अभिषेक और अभिनव के खाते में। टू अभिषेक कैपिटल अकाउंट और टू अभिनव कैपिटल अकाउंट। अब प्रश्न ये है कि इस 12,000 को अभिषेक और अभिनव के पूंजी खाते में किस अनुपात में जमा करेंगे, त्याग अनुपात में जमा करेंगे। तो उनका त्याग क्या है, वे अभिषेक और अभिनव 1:1 में लाभ बांटते हैं, और नया साझेदार अरविंद को 1/3 हिस्से के लिए साझेदार बनाते। बस इतना ही यदि प्रश्न के अंदर दिया हो, इसके आगे यदि नए अनुपात के बारे में, त्याग अनुपात के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप पुराना अनुपात ही क्या मान लोगे, त्याग अनुपात। तो पुराना अनुपात उनका 1:1 मतलब बराबर है। तो ये 12,000 को कैसे बांटेंगे, वो बराबर बराबर बांट लेंगे, मतलब 6,000 और 6,000। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा गुडविल एडजस्टेड। जो ख्याति है उसको क्या किया गया, समायोजित किया गया। कैसे समायोजित किया गया, अरविंद के पूंजी खाते में डेबिट की गई, और नए जो पुराने साझेदार थे उनके पूंजी खातों में हमने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया। बस ये हो गई जनरल प्रविष्टि। नगद लाया वो पूंजी उसकी पूंजी खाते में चली जाती है, और जो नहीं लाया, ख्याति लाना था तो नहीं लाया, इसलिए उसी के खाते को, नए साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट कर दो, और पुराने साझेदारों को पूंजी खातों को क्रेडिट कर दो, और त्याग अनुपात में बांट दो। ये हो गई नकल प्रविष्टि। चलो आगे देखते हैं सचिन और विराट। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं सचिन और विराट, ये दो पार्टनर है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। उनकी पूंजी दी गई है 40,000 और 20,000। अब इनकी जो पूंजी है, सचिन की पूंजी है 40,000, विराट की पूंजी है 20,000। उन्होंने 1 जनवरी 21 को धोनी को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया। न्यू पार्टनर कौन है, न्यू पार्टनर धोनी, और उसको उन्होंने बनाया 1/4 हिस्से के लिए साझेदार बनाया है, जिसे वह सचिन और विराट से 3:2 के अनुपात में प्राप्त करता है। अब ये 1/4 हिस्सा जो है वो 3:2 में किससे प्राप्त कर रहा है, सचिन और विराट से प्राप्त कर रहा है। 1/4 का 3/2 मतलब 1/4 का 3/5 सचिन से, और 1/4 का 2/5 विराट से प्राप्त कर रहा है। धोनी 30,000 रुपये पूंजी और 15,000 रुपये ख्याति के लिए ला रहा है, मतलब वो 30,000 रुपये इसके ला रहा है पूंजी के लिए, और 15,000 रुपये ख्याति के लिए नगद ला रहा है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, हमें जर्नल प्रविष्टि करना है।
अब जनरल प्रविष्टि के लिए तो यहाँ मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, का फॉर्मेट बना देता हूँ। फॉर्मेट बनने से जर्नल एंट्री ज़्यादा अच्छी लगेगी। एग्ज़ाम में तो आपको फॉर्मेट बना करके ही जर्नल एंट्री करना है, यहाँ मैं आपको जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ। चलिए सबसे पहले आप ये देखो कि नया साझेदार नगद क्या क्या ला रहा है। तो वो ख्याति भी ला रहा है और पूंजी भी ला रहा है। इसका मतलब व्यापार में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू धोनीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी ला रहा है? 30,000 तो वो पूंजी ला रहा है और 15,000 रुपये प्रीमियम ला रहा है। टोटल व्यापार में पैसा कितना आ रहा है? 45,000। कैपिटल एंड प्रीमियम ब्राउट इन कैश। पूंजी और प्रीमियम दोनों कैसा लाया? वो नगद लाया। ठीक है, अभी केवल इसके पहले वाले प्रश्न में वो केवल पूंजी लाया था, तो हमने पूंजी लिखी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू जो नया साझेदार था अरविंद कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम राशि नहीं लाया था। अब यहाँ प्रीमियम, धोनी प्रीमियम भी ला रहा है, तो प्रीमियम खाता क्या होगा? क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू धोनीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब प्रीमियम राशि को जो पुराने साझेदार है वो अपने त्याग अनुपात में बांट लेते हैं, मतलब उनकी पूंजी खातों में जमा हो जाती है, और इसीलिए ये जो प्रीमियम है वो यहाँ क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितनी है प्रीमियम? 15,000। ठीक है, अब ये प्रीमियम राशि किसके खाते में जमा होगी? सचिन और विराट, टू सचिन अकाउंट और टू विराट अकाउंट। सचिन के पूंजी खाते में और विराट के पूंजी खाते में। अब 15,000 को सचिन और विराट के खाते में कैसे जमा करोगे? यदि कोई निर्देश नहीं होंगे तो झगड़ेंगे हो, तो 15,000 रुपये को कैसे बांटेंगे? अब यहाँ देखो, सचिन और विराट को 2:1 में ये लाभ बांटते हैं। अब उन्होंने धोनी को 1/4 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। धोनी 1/4 हिस्सा 3:2 में प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशो जो है वो क्या है? वो है 3:2। मतलब 15,000 को 3:2 में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। तो 15,000 गुणित 3/5 और विराट के हिस्से में 15,000 गुणित 2/5। 5 दिया 15 मतलब 9,000, 5 दिया 15 मतलब 6,000। ये 9,000 और ये 6,000। समझ आ जाएगी। प्रीमियम क्रेडिट इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम राशि थी वो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में क्या कर दी? हमने जमा कर दी। बस ये नकल प्रविष्टि करना था। ये 2 प्रविष्टि हो गई। पूंजी और प्रीमियम लाया, नगद पैसा आता है तो डेबिट, रोकड़ आ रही फर्म के अंदर तो रोकड़ खाता डेबिट, धोनी के पूंजी खाते से और प्रीमियम खाते से, हिंदी में लिखोगे तो। फिर प्रीमियम खाता डेबिट और सचिन और विराट के पूंजी खाते से क्रेडिट हो गई। तो वो जो 15,000 को उनके त्याग अनुपात में बांट दिया, त्याग अनुपात में जमा हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब है 11, लव और कुश। ये 2 पार्टनर हैं, लव एंड कुश, और जो लाभ हानि को 3:2 में बांटते हैं।
किस रेशो में बांटते हैं? 3:2 में। वे भविष्य में लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने का निश्चय करते हैं। ये रेशो हो गया ओल्ड। अब भविष्य में वो लाभ को किस अनुपात में बांटने का निश्चय कर रहे हैं कि भैया अब हम बराबर बराबर बांटेंगे। इस उद्देश्य हेतु ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 किया गया। फर्म की ख्याति जब उन्होंने भाई जब भी उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा तो फर्म का पुनर्गठन होगा, और फर्म का पुनर्गठन होगा मतलब फर्म की ख्याति का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। तो फर्म की ख्याति निकाली गई, तो फर्म की ख्याति कितनी आई? 1,20,000 रुपये आई। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर क्या करना है हमें? उपरोक्त व्यवस्था के लिए आवश्यक नकल प्रविष्टि करो, मतलब जर्नल प्रविष्टि करो। तो हमें यहाँ सबसे पहले क्या करना है? हमें निकालना है त्याग अनुपात निकालना है, ठीक है, क्योंकि ओल्ड और न्यू रेशो दिया है। तो त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या होगा भैया? त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। लव का पुराना कितना है? 3/5। नया तो दोनों का बराबर है। उसका 2/5 और नया 1/2। 2 और 5 बड़ी संख्या, 5 है, 2 का भाग जाता है नहीं, तो आपस में गुणा कर दो। 5 दूनी 10, तिर्यक गुणा कर दो, 2 तिया 6, 5 एकम 5, ये 1/10, ये क्या आ गया? त्याग आ गया। फिर ये 10, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, ये घट रहा है क्या? हमने त्याग का अनुपात लगाया है, जो घट गया वो त्याग, जो नहीं घटा 4 में से 5 घट रहा है क्या? नहीं घट रहा है। तो ये जो 1/10 आया ये क्या होगी? प्राप्ति। इसका मतलब लव ने 1/10 हिस्सा त्याग किया और जो कुश है उसने 1/10 हिस्सा प्राप्त किया। अब ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा पूरे पार्टनरशिप फर्म के जितने भी 4 चैप्टर है उनमें आपको ध्यान रखना है कि त्याग करने वाला साझेदार हमेशा क्रेडिट होता है। त्याग करने वाला साझेदार हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। और जो प्राप्त करने वाला है वो होता है डेबिट। ठीक, इतना बात ध्यान रखोगे तो आप हमेशा कहीं गलती नहीं करोगे। अब यहाँ पर त्याग करने वाला कौन है? लव है, तो लव का पूंजी खाता क्या होगा? क्रेडिट होगा। प्राप्त करने वाला कौन है? कुश है, तो उसका पूंजी खाता क्या होगा? डेबिट होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉज, यहाँ पर क्या लिखने वाले हम? लॉज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी लव तो क्रेडिट होगा है ना, कुछ लिखना पड़ेगा हमें। कुछ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप डेबिट किसको करने वाले हो और क्रेडिट किसको करने वाले हो। मतलब सॉरी, ख्याति कितनी है? 1,20,000। तो उनके त्याग और प्राप्ति के हिसाब से ख्याति को हम निकालेंगे कि जो लव है, लॉस गुडविल 1,20,000 गुणित 1/10। वो जितना हिस्सा त्याग कर रहा है, 1/10 हिस्सा त्याग कर रहा है, तो उसके हिस्से की जो गुडविल है वो कितनी आ रही है? 12,000 आ रही है। अब 12,000 भाई उसने 1/10 हिस्सा जो त्याग किया है उसके लिए उसको 12,000 की गुडविल दी जाएगी। मतलब लव के खाते में 12,000 रुपये जमा होगा और कौन देगा? कुश देगा, और इसलिए कुश का पूंजी खाता 12,000 रुपये से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर हम लिखेंगे गुडविल एडजस्टेड। जो ख्याति है उसको हमने क्या किया? समायोजित किया गया। ठीक है,
तो सबसे पहले तो हमने त्याग निकाला, फिर जो ख्याति दी गई थी 1,20,000 उसको त्याग के हिसाब से निकाल लिया। 1/10 हिस्सा जो त्याग किया था 12,000, तो त्याग करने वाले साझेदार का पूंजी खाता क्रेडिट होगा और कौन देगा उसको, प्राप्त करने वाला साझेदार का पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा। तो ये 12,000 जो क्रेडिट हुआ है वो इसे उससे क्या हो जाएगा, 12,000 डेबिट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अरुण और वरुण साझेदार हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। भाई अरुण और वरुण ये दो पार्टनर हैं जिनकी पूंजी दी गई है 8,000 और 4,000। अब यहाँ पर इनका जो रेशो है नहीं दिया है, मतलब ये बराबर बराबर है। अब सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने दिया है अरुण की पूंजी 8,000, फिर वरुण की पूंजी 4,000, ठीक है। अरुण की पूंजी 8,000, वरुण की पूंजी 4,000। वे तरुण को इस शर्त पर साझेदार बनाते हैं कि वो अपने भाग की ख्याति की प्रीमियम राशि 1,500 रुपये और अपने हिस्से की यथेष्ट पूंजी नगद देगा। जो समस्त साझेदारों की पूंजी जो संयुक्त पूंजी है उसके 1/3 भाग के बराबर होगी। तो आपको क्या निकालना है, तरुण की पूंजी निकालना है। हमें क्या निकालना है, तरुण की पूंजी निकालना है। तो थर्ड नंबर पे आ रहा है जो तरुण जो ला रहा है, तरुण प्रीमियम राशि, ये तरुण की प्रीमियम राशि वो कितनी ले आया, 1,500 रुपये। अब ये जो 1,500 रुपये है ये कहाँ जाएगी, अरुण और वरुण दोनों बांटेंगे, मतलब अरुण वरुण को दोनों को मिलेगी। तो यदि हम उनका पूंजी खाता बनाते हैं तो अरुण की पूंजी कितनी हो जाएगी, अरुण की पूंजी 8,000 प्लस, अब यहाँ पर कोई त्याग अनुपात के बारे में नहीं बोला है कि कितना होगा, तो हम मानेंगे कि बराबर बराबर है। तो 1,500 को दोनों कैसे बांटेंगे, 750 750। तो यदि हम यहाँ पूंजी खाता बनाते हैं तो अरुण के पूंजी में उसकी पूंजी है 8,000 और प्रीमियम राशि मिल जाएगी 750 रुपये, तो उसकी टोटल पूंजी हो जाएगी 8,750। इसी प्रकार से जो वरुण है, वरुण की पूंजी कितनी है, 4,000 और उसको प्रीमियम राशि मिल गई 750, तो 4,750 रुपये ये हो गई, ठीक है। अब इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो 8 और 4 12, 13,500। ये क्या हो गई, ये अरुण और वरुण की कुल पूंजी, अरुण और वरुण की कुल पूंजी कितनी हो गई, अब 13,500 रुपये हो गई, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है तरुण की पूंजी ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई फर्म का कुल भाग, फर्म का जो कुल भाग है, कुल हिस्सा है वो कितना है, 1 है। अब इसमें से हमने जो नया साझेदार है, नया साझेदार तरुण का भाग, भाई नया साझेदार जो तरुण बनाया उसको कितना हिस्सा दिया जा रहा है, 1/3 हिस्सा दिया जा रहा है। अब 1/3 हिस्सा यदि हम दे देंगे तो फर्म का शेष भाग, भाई फर्म का कुल भाग कितना है, 1, उसमें से हमने तरुण को 1/3 दे दिया, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितना है, 2/3। फर्म का कुल भाग 1, उसमें से नए साझेदार को 1/3 दे दिया, तो बचा हुआ हिस्सा 2/3 जो है वो किसका है, अरुण और वरुण का है। इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 बराबर 13,500, 2/3 बराबर 13,500।
मतलब टोटल हिस्से कितने हैं, 3 है। 3 में से 2 हिस्से की पूंजी कितनी है, 13,500 है। मतलब 2/3 बराबर 13,500। तो फर्म की कुल पूंजी होगी 13,500 गुणित 3, कितना हो जाएगा, 13 39 और 15 40,500। अब ये आ गई फर्म की कुल पूंजी। अब तरुण की पूंजी कितनी होगी, तरुण की पूंजी, फर्म की कुल पूंजी 40,500 में से अरुण और वरुण की कुल पूंजी 13,500 रुपये। ये हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ थोड़ा सा इसको मैं डबल से दूसरे तरीके से करता हूँ। ये 2/3, मतलब 2/3, तो 2 हिस्से की पूंजी है। मतलब यहाँ पर इस प्रकार से होगा कि ये जो 13,500 है ये 3 हिस्से की है, ठीक है। तो 2 हिस्से की कितनी आएगी, तो इसको यदि हम काटें तो 3 चौकू 12 और 3 पंजे 15, 4500 गुणित 2, मतलब नहीं ये भी नहीं आएगा। ये 13,500 2 हिस्से की है, 13,500 2 हिस्से की है, तो 3 हिस्से की कितनी आएगी, तो 2 6 12, 2 7 14, 2 पंजे 10, 6,750 गुणित 3, 3 शून्य शून्य, 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, 6 18 और 2 20, 20,250। ये क्या आ गई, फर्म की कुल पूंजी 20,250। अब तरुण की पूंजी कितनी आएगी, तरुण की पूंजी 20,250 गुणित 1/3। यहाँ बोला है ना कि समस्त साझेदारों की संयुक्त पूंजी का 1/3 तरुण की पूंजी होगी। तो 3 6 18, 22, 3 7 21, 3 पंजे 15, ये आ गया 6,750। देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं आपको। भाई अरुण और वरुण ये दोनों बराबर बराबर पार्टनर है। अरुण की पूंजी 8,000 है, वरुण की पूंजी 4,000 है। उन्होंने तरुण को साझेदार बनाया, कितने हिस्से के लिए बनाया, 1/3 हिस्से के लिए। और उसके लिए वो प्रीमियम राशि तो ला रहा है 1500, लेकिन पूंजी वो कैसी लाएगा, तो सभी समायोजन के बाद तीनों साझेदारों की जो संयुक्त पूंजी होगी उसका 1/3 तरुण की होगी। मतलब 3 साझेदार, मतलब अरुण वरुण और तरुण, ये तीनों की पूंजी जोड़ेंगे और टोटल वो फर्म की कुल पूंजी होगी उसका 1/3 हिस्सा तरुण की होगी। इसका मतलब कि हमें ये 2 की पूंजी मालूम है लेकिन तरुण की तो मालूम ही नहीं है, फिर 1/3 कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमने निकाला, सबसे पहले हमने अरुण की पूंजी लिखी 8,000। अब ये जो 1500 प्रीमियम लाया है ये कहाँ जमा होती है, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में जमा होती है त्याग अनुपात में। त्याग अनुपात यहाँ दिया नहीं है तो पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात मानेंगे। तो 1500 रुपये दोनों में बराबर बराबर जमा हो गया, मतलब उनकी पूंजी 750 से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो भाई अरुण की पूंजी हो गई 8,750, वरुण की पूंजी हो गई 4,750, तो दोनों की कुल पूंजी कितनी होगी, 13,500। अब फर्म में 3 ही तो लोग हैं, अरुण वरुण और एक नया साझेदार तरुण। अब यदि हम देखें तो फर्म का कुल भाग कितना होगा, 1। नए साझेदार तरुण को कितना हिस्सा दे दिया, 1/3, तो बचा हुआ भाग क्या हुआ, 2/3। अब 2/3 इसका मतलब कि कुल हिस्सा फर्म का कितना है, 3 है, जिसमें से 2 हिस्से अरुण और वरुण का है। तो अरुण और वरुण मतलब
कि ये जो 13,500 है ये 2 हिस्से के बराबर है। ये जो 13,500 की जो पूंजी है ये अरुण और वरुण की है, मतलब कि जो 3 हिस्से हैं उसमें से 2 हिस्से की पूंजी कितनी हो गई 13,500। तो फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी, मतलब 3 हिस्से की कितनी होगी, तो ये हमने हल किया तो 20,250 क्या आ गई फर्म की कुल पूंजी। अब यहाँ पर बोला है कि समस्त साझेदारों की संयुक्त पूंजी मतलब फर्म की कुल पूंजी का 1/3, तो 20,250 का 1/3 6,750 ये यथेष्ट पूंजी कही जाएगी और ये तरुण की पूंजी होगी जो कि वो लेकर आएगा। तो हमें क्या निकालना था, तरुण की पूंजी जो कि आ गई 6,750 रुपये। ठीक है, तो अब जो बचे हैं ये 2 बड़े बड़े सवाल बचे हैं जिनको हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। तो ये हमारी जो सेकंड यूनिट के जितने भी क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।